वुजिकी तियान फेंकेई ने अपने हाथ में काला सोने का डंडा घुमाया और बोला, हमें खुद लड़ना होगा। उन चार बड़े लोगों को परेशान नहीं कर सकते। पास ही एक सफेद रंग का अजीब जानवर, जिसकी चार बड़ी पूंछें थीं, दांत निकालकर बोला, ये बात हमें पहले से पता है। देखना कौन ज्यादा मारेगा। ये था पूर्वोत्तर के 5 इमॉर्टल्स का लीडर, लोमड़ी देवता हु मंगफांग, जो एक विशाल डीमॉन फॉक्स बन सकता था। तो फिर देर किस बात की, चलो। तियान फेंकी, जो वुयो वैली की लॉन्गमिंग गार्ड का कैप्टन था, खड़ी चट्टानों पर भी बड़ी तेजी से भाग रहा था। उसका विशाल वानर शरीर चढ़ाई और कूद में माहिर था। उसने सीधा एक बड़े पर्पल सेंटीपीड पर अटैक किया, पर वो भी पंजे उठाकर भिड़ गया। क्लैंग! मेटल जैसी टक्कर की आवाज आई। त्यान फेंकई कई मीटर दूर जा गिरा, पर हुक से दीवार पर टिक गया। सेंटीपीड के भी पंजे टूट गए और वो दीवार में जा टकराया। कमाल की डिफेंस है। क्या ये एलिमेंट स्टोन्स खाकर बड़ा हुआ है? हु मंगपांग बोला। और अच्छा है, ऐसे में इनका बॉडी ही ट्रेजर है। उसने मुंह से हरी एनर्जी बॉल निकाली और नीचे स्प्रे कर दी, जिसने सैकड़ों सेंटीपीड को उड़ाकर खाई में गिरा दिया। उत्तर पश्चिम में स्काई गॉड ऑफ वॉर्ड चेंगलनलन एक बाज में बदली हुई थी। उसका साइज छोटा था, पर उसकी स्पीड और क्लॉज इतने खतरनाक थे कि सेंटीपीड के दो टुकड़े हो जाते थे। वो इतनी तेज थी कि सिर्फ लाइट की मदद से ही उसकी मूवमेंट दिखती थी। जंगन रीजन में लियांग युए और अंकल यू पीछे नहीं रहना चाहते थे। अंकल यू को लू केरन के बनाए मेका से कैप्टन लेवल की पावर मिलती थी, पर कुछ ही देर के लिए। फैटी शू का रोल सपोर्ट और दूर से कंट्रोल करने का था। मुख्य लड़ाई का जिम्मा लियांग युए और हुआ हुआ ने उठाया। हुआ हुआ के पास 9,800 पॉइंट्स की शक्ति थी और उसका जीन लॉक खुल चुका था। लियांग युए, अंकल यू, ऊपर आओ। तीनों हुआ हुआ की पीठ पर चढ़कर सीधा नीचे सेंटीपीड के बीच जा गिरे। हुआ हुआ की एनर्जी कैनन से सैकड़ों सेंटीपीड जल गए। उसकी ताकत बाकी सभी रीजन को चौंका गई। हुआ हुआ ने बीस्ट किंग्स रोर यूज किया, जिससे हजारों सेंटीपीड बेहोश होकर वहीं रुक गए। लियांग युए ने ड्रैगन रोर तलवार से सीधा सेंटीपीड के कोर पर अटैक किया। उसकी फाइटिंग स्टाइल सिंपल लेकिन डेडली थी, जैसे खेत जोतता किसान। वो मार्शल आर्ट्स की मास्टर थी, जो एक बार जरूरत पड़ी तो इंसान को एक बार में खत्म कर सकती थी। हुआ हुआ सेंटीपीड को न्यूडल की तरह निगल रही थी। अंकल यू उसकी पीठ से सपोर्ट दे रहा था। फैटी शू थोड़ी बर्फ उड़ाकर कंट्रोल कर रहा था। तभी धरती कांप उठी और चार जायंट सेंटीपीड 100 मीटर से बड़े चट्टानों से बाहर निकले। इनका पावर करीब 9,800 पॉइंट्स जितना था, यानी आइप्सिलॉन के आसपास। फैटी शू कांपते हुए बोला, बड़ा वाला आ गया। इस बीच ली यांग यांग, ब्लूबर्ड और उसके साथ टियांगांग ग्रुप सेंटीपीड के बीच घुसकर उनकी संख्या कम कर रहे थे। अब एनिमी की संख्या और ताकत दोनों कई गुना ज्यादा हो गई थी। त्यान फेंके बोला, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। उसने सीना ठोका और सीधा एक जायंट सेंटीपीड पर कूदा। हुआ हुआ भी उड़ गई और लियांग युए उसके साथ जायंट सेंटीपीड से भिड़ गई। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। लियांग युए को बस एक मौका चाहिए था उस डेमन के कोर में तलवार घुसाने का। हर रीजन के वॉरियर्स अपने अपने जायंट सेंटीपीड से भिड़ने लगे। चेंग लनलन की नजर लियांग युए और हुआ हुआ पर गई, पर तभी उसे कॉल आई, स्काई वापस आओ। ये ऑर्डर था वह गॉड शाओलिए का, जो 9,800 पॉइंट्स के साथ सबसे पावरफुल था। उसने चेंग लनलन को छोटे मॉन्स्टर साफ करने भेजा और खुद जायंट सेंटीपीड की ओर बढ़ा। उसने अपनी आइजन मैन मेटल स्वॉर्ड निकाली। उसका शरीर मशीन जैसा हो गया। उसने एक एनर्जी वेव को अपनी तलवार से दो टुकड़ों में काट दिया। अर्थ गॉड ची युए, क्लाउड गॉड दी फे और आर्कटिक गॉड चेन जियाहाओ भी रेडी थे। चेन जियाहाओ का शरीर हीट से तप रहा था। वो एनर्जी जमा कर रहा था। शाओलिए ने रास्ता दिया और जियाहाओ ने मुंह खोलकर इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ी कि सामने के पूरे एरिया में तबाही मच गई। चेन जियाहाओ के मुंह से एक खतरनाक शक्ति निकली, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे में चमक उठी। वो तेज लाइट बीम पूरी खाई को चीरती हुई हजारों सेंटीपीड्स को राख बना गई। यहां तक कि विशाल सेंटीपीड भी गहरी चट्टानों में धंस गया। इस अटैक ने सबको चौंका दिया, क्योंकि ये आम
डेल्टा लेवल से भी ऊपर था। लेकिन इसके बाद चेन जियाहाओ कमजोर हो गया, जैसे एनर्जी पूरी खत्म हो गई हो। आर्केटिक गॉड ऑफ वॉर चेन जियाहाओ, जिसकी एबिलिटी थी हैवी आर्टिलरी, वो आर्मी से आया था और उसको सबसे ज्यादा फायर पावर से ऑब्सेशन था। उसे बस टाइम दो एनर्जी चार्ज करने के लिए, फिर वो अपनी लिमिट से भी ज्यादा अटैक दे सकता था। पर उसका ड्रॉबैक था उसकी खुद की फ्रेजिलिटी। इसीलिए पांचों एक्सट्रीम वॉर गॉड्स में उसे एक चलता फिरता तोपखाना माना जाता है। जब ये पांचों साथ आते हैं तो इनका फॉर्मेशन इतना ताकतवर होता है कि इप्सिलॉन लेवल के इनह्यूमन को भी चैलेंज कर सकते हैं। विशाल सेंटीपीड लगभग दो हिस्सों में बढ़ चुका था, पर उसका डिफेंस और सेल्फ हीलिंग बहुत स्ट्रांग था। वो फिर से रिजेनरेट करने लगा। तभी हजारों सेंटीपीड्स चट्टानों से बाहर निकल आए। शाओलाय ने तलवार उठाई और गॉड ऑफ वॉर की तरह एबिस में कूद पड़ा। सैकड़ों सेंटीपीड्स को काटता चला गया। पूरा बैटलफील्ड उबलते पानी जैसा बन गया। किंग सेंटीपीड की एंट्री से पूरा अंडरग्राउंड किंगडम एक्टिवेट हो गया। यहाँ कीड़े युआनशी और खाकर इवॉल्व हुए थे, इसलिए यहाँ पावरफुल क्रीचर्स बहुत थे। जैसे ही सेंटीपीड आर्मी ने पलटवार किया, हुआ हुआ एक विशाल सेंटीपीड की तरफ बढ़ी और उसके मुंह से निकली एटॉमिक लाइट बॉल्स ने चट्टानों पर एक्सप्लोजन कर दिया। लियांग यूए, अंकल यू और फैटी शू उसका साथ दे रहे थे। इतने में एक एंग्री सेंटीपीड ने हुआ हुआ पर अटैक कर दिया। उसके क्लॉज काटने के लिए बढ़े, लेकिन हुआ हुआ ने भी उड़ते हुए क्लॉ अटैक किया। दोनों विशाल जानवर हवा में टकराए और शॉकवेव से आसपास के सारे कीड़े दूर छिटक गए। दोनों एक दूसरे से लिपटकर एबिस में गिरते चले गए। चट्टानें टूटी और युआनशी के टुकड़े नीचे गिरने लगे। फैटी शू, जो हुआ हुआ की पीठ पर था, ऑलमोस्ट मारा जाता अगर अंकल यू उसे वहां से ना हटाता। उन्होंने उसे ऑन ऑर्डर दिया, कराबिनर से लटक जा, गिरना मत। फैटी शू डर तो गया था, लेकिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से अंदर से रेडी भी था। जब सेंटीपीड उस पर झपटे तो उसने डरते हुए ही सही बर्फीला तूफान छोड़ दिया। सब कीड़े इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। फैटी ने झांगी का दिया हुआ मॉडिफाइड गन निकाला और फायर किया। होली सिल्वर बुलेट्स ने फ्रीज की कीड़ों को हवा में उड़ा दिया। मैंने कर दिखाया। फैटी शू की आंखों में डिसबिलीफ और एक्साइटमेंट था। उसे एहसास हुआ वो भी लड़ सकता है। अंकल यू मुस्कुराया। उसे पता था फैटी में पोटेंशियल है। अब दोनों मिलकर फाइट करने लगे। फैटी फ्रीज करता और अंकल यू मशीन गन से फायर करता। उनका सूट टारगेटिंग सिस्टम से उनकी एक्यूरेसी भी बढ़ी। असल बैटलफील्ड की कमान अब लांग युए ने संभाली। उसकी तलवार और ग्रैंड मास्टर की पावर ने सेंटीपीड्स को एक एक करके काट दिया। उसका अंदाज सिंपल पर लीथल था। जंगन रीजन की टीम अब सपोर्ट रोल से निकलकर इम्पैक्ट डाल रही थी, खासकर झांगी की टीम। शेंगजिंग रीजन के इनह्यूमंस पर दबाव बढ़ गया था। अंडरग्राउंड क्वीन के नेस्ट में जांगी चार एप्सिलॉन लेवल के साथ मिलकर ओवरलॉर्ड इंसेक्ट से लड़ रहा था। उसकी पावर 20,000 से ऊपर थी। डिफेंस ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल। जांगी ने सेनलुओ वानशियांग एक्टिवेट किया और एलियन स्पेस से उसकी अटैक्स ब्लॉक की। उसका लेफ्ट आई एबिलिटी ट्रैकिंग ऑल थिंग्स उसे 2 सेकंड आगे की मूवमेंट्स दिखाता था। साथ में जोंग, यूए और हान शांजुओ मिलकर लड़ रहे थे, पर मुश्किल से बैलेंस बना पा रहे थे। ली चांगोंग ने एक हाथ खोने के बाद मौका देखकर फाइनल स्ट्राइक की प्लानिंग की। ओवरलॉर्ड ने अपनी आंख से एक बीम छोड़ी, जो कई डायमेंशनल गेट्स को काटती चली गई। झांगी और बाकी तीनों बच निकले, पर केव हिल गया और युआनशी ओर्स गिरने लगे, जिन्हें झांगी ने क्वाइटली अपने स्पेस में खींच लिया। फिर ओवरलॉर्ड ने मैग्मा जैसा फ्लूइड निकाला, जिसे झांगी ने फिर एब्जॉर्ब कर लिया। सबने देखा कि अगर झांगी ना होता तो वे शायद अब तक मारे जा चुके होते। उसकी डिफेंस एबिलिटी ने प्रूव कर दिया कि एब्सोल्यूट डिफेंस नाम सही है। बाकी टॉप फाइटर्स को भी अब उससे थोड़ी जेलसी होने लगी थी। ओवरलॉर्ड अब फ्रस्ट्रेटेड था और उसकी निगाह अब सिर्फ झांग ही पर थी। झांग ने यह महसूस किया और मुस्कुराया। वो इस गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था। तभी यांग शिनशिन की आवाज उसके कान में आई, भैया, अगर बहुत मुश्किल हो जाए तो वो चीज यूज कर लेना। झांगी को होउतू का दिया हुआ पपेट याद आया।
वो आइटम इसी मिशन के लिए था। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। झांगी अब समझ चुका था कि होतू ने उसे जो गुड़िया दी थी वो ऐसे मौकों के लिए ही थी, पर वो जल्दबाजी में नहीं था। हालात अभी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर नहीं हुए थे, और वैसे भी हाउतू की दी हुई चीज को यूं ही यूज करना उसे सही नहीं लगा। मगर मुश्किल ये थी कि इस 20,000 पॉइंट की एबिलिटी वाले मॉन्स्टर को मारे कैसे। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक डिस्ट्रक्शन हेलबर्ड भी अगर ओवरलॉर्ड को सेकंड्स में नहीं मार पाया तो वो तुरंत रीजनरेट कर लेगा। अब उसे उम्मीद थी सिर्फ एक चीज से, ली चांगोंग की आई एम गॉड्स विल एबिलिटी, जो किसी भी डिफेंस को इग्नोर कर सकती थी। उसे प्लान बनाना था ताकि ली को सही मौके पर हमला करने का चांस मिल सके। तभी सेंटीपीड चीखता हुआ हिला और उसके सिर पर लगे क्रिस्टल से तेज लेजर किरणें निकलने लगी। यह अटैक इतना खतरनाक था कि हान शांजुओ और जोंग युए को पीछे हटना पड़ा। जोंग युए ने सभी को बचाने के लिए एक शील्ड बनाया और झांगी ने डायमेंशनल गेट खोल दिया। सेंटीपीड का मकसद था पूरा केव ही तोड़ देना। ऊपर से भारी भरकम चट्टानें टूटकर गिरने लगी, पर झांगी ने उन्हें अपने एलियन स्पेस में स्टोर कर लिया और खुशी से देखा कि इनमें कई युआनशी और वेंस थे। जोंग युए चिल्लाया, अगर ये गुफा तबाह हो गई तो हम यहां टिक नहीं पाएंगे। इस तरह का डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी ओवरलॉर्ड के लिए फायदेमंद थी, पर इंसानों के लिए खतरनाक। अब टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। ली चांगुंग तैयार हो गया, लेकिन उसे झटका लगा जब झांग यी ने कहा, हमारे पास एक तरीका है। प्लान ये था, लू या और जेन युआनजी सामने से अटैक करे और झांग यी ली को सेंटीपीड के पीछे पहुंचाए। ली का एक हाथ पहले ही कट चुका था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी फाइट के लिए तैयार था। झांग यी ने कहा, तू पीछे से चुपचाप अटैक नहीं कर सकता, पर मैं करा सकता हूं। ली बोला, मुझे कवर देना पड़ेगा। झांग यी हंसा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। फिर 3 दिशाओं से अटैक हुआ। झांग यी का डिस्ट्रक्शन हेलबर्ड, हान शांजुओ का मैजिक क्रो बीम और जोंग युए की शील्ड अटैक। इस बीच झांग यी ने ली चांगोंग को डायमेंशनल गेट से टेलीपोर्ट किया। 4 किलोमीटर की दूरी कुछ ही सेकंड में पार हो गई। ली ने पीछे से सेंटीपीड पर वार किया और उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। ली को लगा उसने जीत लिया, लेकिन तभी झांग यी की आवाज आई, ये मरा नहीं है। सेंटीपीड 2 हिस्सों से 2 अलग अलग सिर बनाकर फिर से जिंदा हो गया। झांग यी सोच में पड़ गया, क्या इसका मतलब है कि इसका कोर एक नहीं 2 है? एक को मारना ही मुश्किल था, अब 2 को मारना था। पर कम से कम इतना तो साफ हो गया था कि उनका अटैक असरदार था। ली बोला, एक और बार करो केओस, हम इसे मार सकते हैं। पर झांगी ने कहा, अभी नहीं पता कौन असली है। तभी उनमें से एक सेंटीपीड की स्किन अजीब तरह से सिकुड़ने लगी। झांगी चिल्लाया, आंखें बंद करो, लेकिन बाकी 3 जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाए। सेंटीपीड की स्किन से अचानक दर्जनों जॉइंट पपल आंखें खुली और उसने इल्यूजन वाला अटैक किया। ली, हान और जोंग तीनों को जायंट हेल्यूसिनेशन दिखा, एक पहाड़ जितना बड़ा सेंटीपीड। उनका मन डर से सुन्न हो गया, लगा जैसे रेसिस्ट करना ही बेकार है। तभी झांग यी की आवाज आई, ये सब इल्यूजन है। उसने पहले से ही खुद को लाइट से आइसोलेट कर लिया था। उसकी टाइम एबिलिटी ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। उसने तेज सोनिक फ्रीक्वेंसी से बाकी तीनों को होश में लाया। अब सब समझ चुके थे, अगर झांग यी ना होता तो आज सबका एंड था। राजा कीड़े के शरीर से बैंगनी रोशनी निकली, जिसमें खतरनाक हल्यूसिनोजेनिक पावर थी। पूरी गुफा अजीब बैंगनी रोशनी से चमक उठी। जोंग युए और उसके साथियों को समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे भी इल्यूजन में फंस जाएंगे। उन्होंने फौरन बाहरी लाइट बंद कर दी, लेकिन इससे उनकी विजन चली गई और फाइटिंग पावर भी गिर गई। हान शांजुओ घबरा गया, जेन युआन जी भाग लेते हैं, ये हमसे नहीं होगा। जोंग युए की आंखों में संकल्प था, अगर हार मानी तो उसे गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को रिलीज करना पड़ेगा, लेकिन इससे पूरा अंडरग्राउंड इलाका पॉल्यूटेड जॉन बन जाएगा। तभी झांगी की शांत आवाज आई, रिलैक्स, वो कीड़ा अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा, उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है। लिचांगोंग ने पूछा, तू कैसे जानता है? झांगी मुस्कुराया, मैं प्रेजेंट नहीं,
फ्यूचर देख सकता हूं। झांगी के सेनलुओ वानशियांग ने उसके अटैक्स को रोक रखा था। उसने शैडो स्पेस में जिंगवेई की टीम से संपर्क किया। शिनशिन, क्या तुम पता लगा सकती हो कि ये कीड़ा हमें कैसे डिटेक्ट करता है? यांग शिनशिन ने बताया, या तो ये साउंड वेव्स उसे देखता है, या स्मेल, या इको लोकेशन से। उसके हिसाब से ये कीड़ा आवाज से पहचानता है। झांगी ने पूछा, तो क्या हम इसकी सेंसिंग को ब्लॉक कर सकते हैं? लू केरन ने फौरन एक इंटरफेरेंस डिवाइस बना दिया। झांगी ने उसे अपनी पीठ पर लगाया और जैसे ही मशीन ऑन की, कीड़ा अचानक से फ्रीज हो गया, जैसे देख नहीं पा रहा हो। झांगी हंसा, अब ये भी ब्लाइंड है जैसे तुम लोग थे, अब हमला करो। जोंग यूए और हान शांजुओ ने दोनों ओर से अटैक किया। कीड़े का एक हिस्सा गलती से दूसरे से टकरा गया। जोंग यूए ने रॉक स्वॉर्ड बना के एक साइड काट दी। हान शांजुओ ने दूसरी तरफ क्लॉ अटैक किया। झांगी ने कहा, ली चांगोंग, रेडी हो जा, गेट खोल रहा हूं, जब कहूं सीधे वार करना। ली चांगोंग झांगी की डायरेक्शन पर चलते हुए हवा में उछला और तलवार से कीड़े के शरीर को बीचों बीच चीर दिया। हरा खून झरने की तरह बहा। एक हिस्सा ढेर हो गया, लेकिन कीड़े का दूसरा हिस्सा चीखते हुए भागने लगा। झांगी चिल्लाया, उसे रोको! पर वो कीड़ा इतना तेज था कि झांगी की वॉइड बुलेट्स भी न रोक सकी। वो गरम लावा में कूद गया। बाकी सब हैरान रह गए। जोंग यूए ने गुस्से में कहा, इतनी मेहनत के बाद भी ये बच गया? झांगी ने शांत रहते हुए कहा, हमने अपनी तरफ से सब किया। अब उसका ध्यान युआनशी माइंस को इकट्ठा करने पर था। तभी यांग शिनशिन का मैसेज आया, भैया, बड़ा टोटोरो अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे बाहर जाना चाहता हो। झांगी की आंखों में चमक आ गई। उसे बाहर छोड़ो, देखते हैं क्या करता है। स्टार आइलैंड से जैंगी एक अजीब सा प्राणी लाया था, एक विशाल चिंचिला। जोकिर की टेस्टिंग के अनुसार इसका डीएनए इंसानों से सिर्फ 30% मेल खाता था, जबकि इंसान और केला तक 50% मिलते हैं। शक था कि ये कोई म्यूटेशन का नतीजा है। आधे साल बाद भी इसके सीक्रेट्स साफ नहीं हुए, लेकिन टेस्ट में यह सामने आया कि इसकी पावर क्वालिटी 9600 पॉइंट्स के लेवल पर थी, पर एक्चुअल कॉम्बैट में यह बहुत वीक था। इसकी क्यूट शक्ल और फ्लूट बजाने की एबिलिटी देख जैंगी को लगा था यह म्यूटेटेड ह्यूमन हो सकता है। आज जब इसने अंडरग्राउंड के पास अजीब रिएक्शन दिया तो जैंगी को शक हुआ, क्या यह कोई अंडरग्राउंड क्रीचर है? फॉग वैली की मिस्ट्री से म्यूटेटेड माइनर। वो इसे बाहर निकालने का फैसला करता है। उसके शैडो से विशाल टोटोरो बाहर कूदा। ये देख जोंग यूए और बाकियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लिचांगोंग को भी जैंगी की स्टोरेज स्पेस एबिलिटी से जलन हुई। टोटोरो ने गर्म मैग्मा में छलांग लगा दी और उबलते क्रेटर में सुरंग खोदनी शुरू की। फिर जैंग यी की तरफ मुड़ा जैसे कह रहा हो, चलो मेरे पीछे। जैंगी ने कहा, शायद ये हमें एस्केप्ड ओवरलॉर्ड तक पहुंचा सके। जोंग यूए ने तुरंत कहा, चेत करो, अभी मौका है उसे खत्म करने का। सबने स्पेशल आर्मर पहनकर सुरंग में एंट्री ली। नीचे एबिस में सेंटीपीड ट्राइब और भी पागल हो चुके थे। क्वीन और किंग सेंटीपीड के मरने से वो ह्यूमंस पर टूट पड़े। चारों मिलिट्री जोन्स के टॉप एलियंस पर जोर का दबाव था। हुआ हुआ एक 9800 पॉइंट्स वाले जाइंट सेंटीपीड से भिड़ी हुई थी। भारी जंग में उसका एक पंख फट गया, लेकिन उसने सेंटीपीड का कोर चबा डाला। उसका डरावना रूप देख बाकी एलियंस भी सहम गए। उधर लियांग यूए, अंकल यू और फैटी शू अपनी पहली सोलो फाइट लड़ रहे थे। फैटी का हिडन रेस भी बाहर आ गया। लूकरान के एडवांस्ड वेपन से तीनों ने कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। लियांग यूए सामने थी, हवा में ग्रैपलिंग हुक से उड़ते हुए एक एक सेंटीपीड का कोर काट रही थी। एक समय उस पर एक जायंट सेंटीपीड ने ब्लैक एनर्जी बीम से हमला किया, लेकिन लियांग यूए ने एजाइल मूव्स से बचाव किया और अपने क्यूआ जोंग पावर से आइस ब्लास्ट बनाया। फिर लॉन्गमिंग लेकर उस सेंटीपीड की तरफ दौड़ पड़ी। प्योर ब्रूट फोर्स नहीं, स्किल्स और दिमाग से लड़ रही थी। जंग चारों तरफ जारी थी। हीलिंग एलियंस जैसे अन यूताई, वेई शूफेन और क्यूई यूए की मदद से कैजुअलिटीज नहीं हो रही थी। नॉर्थ वेस्ट की टीम की इम्यूवेबल फोर्ट्रेस फॉर्मेशन और टिंगांग टीम की डिसिप्लिन ने बैटलफील्ड को संभाला।
टॉप एलियंस जैसे शियाओ लाई ने भी चौंका दिया। उसका मेटल फ्रेंजी ग्रेनेड को मिनी सन बना देता था। सैकड़ों सेंटीपीड एक धमाके में उड़ गए। हर कोई खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन चेंग लान लान की नजर लियांग यूएस पर थी, ह्वाक्सू की आखिरी मार्शल मास्टर। लियांग युए खुद को जैंगी की टीम में पीछे महसूस कर रही थी। अब वो खुद को साबित करना चाहती थी। एक और जायंट सेंटीपीड से लड़ते हुए लियांग युए ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सीधा हमला नहीं किया, बल्कि स्ट्रैटेजिकली सक्शन बॉम्ब्स फेंके। जैसे ही सेंटीपीड ने खुश होकर शोर किया, लियांग युए ने कहा, एक्सप्लोड, और आसपास की चट्टानें फट पड़ी। सेंटीपीड रॉक्स के साथ नीचे गिर पड़ा। 100 फीट लंबी सेंटीपीड का बैलेंस बिगड़ा तो लियांग युए ने मौका नहीं खवाया। लंबी छुरी लेकर वो झट से उस पर झपटी और सीने में सीधे वार किया। स्टील जैसे शरीर के बावजूद उसका ब्लेड नहीं रुका। चीख! सेंटीपीड तड़प कर जमीन से टकराई और एक दीवार पकड़कर किसी गुफा में घुस गई। लियांग हैरान थी, इतना बड़ा छेद होकर भी वो जीवित है। इस पर उसे और गुस्सा आया। ये जरूर कोई कैप्टन लेवल का क्रीचर था। वो तुरंत लॉन्ग मिंग को उठाकर गुफा की ओर भागी। रास्ते में दर्जनों सेंटीपीड दीवारों से रेंगते आए, डरावनी चीखों के साथ। मगर लियांग अब जंग में थी, किसी से नहीं डरी। उसका ब्लू गैस वाला ब्लेड चलते ही सारे कीड़े टुकड़ों में बंटकर खाई में गिरने लगे। उसके सूट का आई उसे घायल सेंटीपीड के ब्लड ट्रेस से ट्रैक करा रहा था। पास ही अंकल यू ने चिल्लाकर कहा, टीचर लियांग, घायल दुश्मन का पीछा मत करो। मगर डीप अंडरग्राउंड होने की वजह से सिग्नल ब्लॉक हो चुके थे। फैटी जू ने अपने सब मशीन नगन को कस के थामा। ज्यादा खतरनाक सेंटीपीड्स तो हुआ और लियांग निपटा चुके थे। उनके पास अब छोटे क्रीचर्स बचे थे। ये तो आर्केड गेम जैसा लग रहा है। फैटी हंसा। अंकल यू बोले, लियांग का पीछा करना जरूरी है। रास्ते में दीवारों पर 10 से 20 मीटर लंबे सेंटीपीड्स दिखे तो फैटी घबरा गया। ये तो हमारे बस का नहीं है। अभी सोच ही रहे थे कि अचानक बड़ी संख्या में सेंटीपीड्स उनकी ओर बढ़ने लगे। फैटी का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से हुआ वही था। वो लगभग 9800 इंडेक्स वाले सेंटीपीड को खा चुका था। उसने जमीन से झांकती ट्विस्टेड क्रीचर को देखा और एक ऑटोमिक ब्रीथ छोड़ा। सैकड़ों मीटर दूर तक सब कुछ राख हो गया। वाह, सुपर! फैटी चिल्लाया। हुआ ने उसे घूर कर देखा। तू बेकार है। फैटी शर्मिंदा हो गया। मेरे टीममेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे चांस ही नहीं मिला। हुआ ने लंबी सांस ली और फिर लड़ाई में लग गया, क्योंकि अभी भी कई कीड़े जिंदा थे। दूसरी तरफ लियांग युए पीछा करती रही। उसके सूट की लाइट और जमीन पर खून के निशान उसकी मदद कर रहे थे। आखिरकार उसे वो घायल सेंटीपीड मिल गया। ब्लड फाउंटेन की तरह बह रहा था। लियांग ने फुट्टी से पीछे से वार कर उसका काम तमाम कर दिया। उसका शरीर गूंजते हुए जमीन पर गिरा। लियांग मुस्कुराई और उसका कोर निकालने लगी कि तभी एक केव से उसे एक खतरनाक वाइब महसूस हुई। उसने तुरंत ब्लेड घुमाया। कौन है? तालियों की आवाज आई और एक औरत बाहर निकली। चेंग लान लान। इंट्यूशन बढ़िया है, वो मुस्कुराई। उसका शरीर एक ट्रेंड पीस की तरह परफेक्ट था। लियांग तुरंत अलर्ट हो गई। पैरेग्रिन फॉल्कन की म्यूटेंट पावर वाली चेंग नॉर्थ वेस्ट की 5 वॉर गॉड्स में से एक थी, 9700 इंडेक्स के साथ, खुद लियांग से भी ऊपर। तुम यहां क्यों आई हो? लियांग ने पूछा। चेंग हंसी। तुम ज्यादा सवाल पूछती हो, सिग्नल जैम कर दिए हैं, अब कोई बाहर तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। लियांग ने गंभीरता से पूछा, क्या ये सब झांग यी को हराने के लिए है? चेंग गुस्से में चिल्लाई, शट अप! झांग तो बस लकी था। हमारा कमांडर ली चांगोंग एक बॉर्न किंग है। फिर भी तुम यहां मुझे मारने क्यों आई हो? चेंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि मैं उस महाराज की सफाई करती हूं। झांग को तो नहीं मार सकती, लेकिन अगर उसकी लड़की मर जाए तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। लियांग समझ गई, अब बस एक ही जिंदा लौटेगा। उसने ब्लेड कसकर थामा। नीला एनर्जी उसके चारों ओर लहराने लगा। चेंग की आंखों में अब हत्यारी चमक थी। उसने पंख फैलाए और उसी पल पलक झपकते गायब हो गई। लियांग ने मुश्किल से ब्लेड से वार रोका, वरना उसकी गर्दन उड़ चुकी होती।
चेंग की रफ्तार और ताकत दोनों जबरदस्त थीं। इतनी छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। चेंग फिर से हंसी। मार्शल आर्ट्स मास्टर, मजाक लगती हो? लियांग का चेहरा गंभीर था। वो जानती थी अब सिर्फ उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही उसे जिंदा रख सकती थी। उस दिन जब झांगी ने ली चांगोंग को हरा दिया तो ली को जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। सामने से वो खुद को संभाले रहा, लेकिन चेंग लनलन उसकी हार की तन्हाई को साफ देख चुकी थी। वहीं से नफरत का बीज बोया गया। इंसान छोटी सोच वाला होता है। अक्सर कमजोरी में गुस्सा सह लिया जाता है, लेकिन ताकत मिलते ही वही लोग दूसरों को दबाने लगते हैं। चेंगलनलन ने पहले से प्लान नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि झांगी जा चुका है और सेंट पीट का अटैक सबको थका चुका है, तभी उसने लियांग युए को मारने का इरादा बना लिया। वो एक पेरिग्रीन फाल्कन थी, तेज और शार्प विजन वाली। उसने देखा कि लियांग युए पूरा दम लगाकर लड़ रही है, लेकिन बिना किसी बैकअप के। चेंग लनलन ने उसके हर मूव को ऑब्जर्व किया और तय किया कि वो उसे हरा सकती है। बस इतनी ही हो तुम, कहते हुए चेंग अचानक हवा में गायब हुई और सीधे लियांग युए पर अटैक किया। लियांग युए ने डिफेंस किया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि कैसे। हर वार पर उसके शरीर पर जोर का प्रेशर पड़ रहा था। बैकअप नहीं है, रिस्पॉन्स स्लो है, डिफेंस वीक है। चिंग लनलन ने एक एक करके उसकी हर कमजोरी को उघाड़ा और एक जबरदस्त वॉर में लियांग युए को दूर फेंक दिया। पर जैसे ही वो हवा में उड़ रही थी, उसने अपने रिस्ट से एक हुक निकालकर चट्टान में फंसा दिया और खुद को जमीन पर संभाल लिया। मार्शल आर्ट्स का असली मकसद क्या है? ये सवाल अचानक उसके दिमाग में आया। बचपन से उसे सिखाया गया था कि अगर औरत को मजबूत बनना है तो उसे मर्दों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। ताकत और स्पीड में कमजोर होने पर टेक्निक से काम लेना चाहिए। एक मास्टर ने कहा था, अगर तेजी नहीं है तो स्टिलनेस से काम लो। सही टाइम पर एक स्ट्राइक में गेम खत्म। अब लियांग युए को अपनी जान बचाने के लिए वही करना था। उसे चेंग को धोखा देना था, खुद कमजोर दिखाकर उसे अटैक करने के लिए उकसाना था। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और ईआई की पोज में आ गई। एक सुपर फास्ट स्वॉर्ड ड्रॉ टेक्निक। चेंग लनलन को यह चाल समझ में आई, लेकिन वो कॉन्फिडेंट थी कि वो तेज है और उससे पहले मार देगी। लियांग युए ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरी गर्दन चाहिए तो ले लो। ये देखकर चेंग भड़क गई। मरने का शौक है तो चलो। जैसे ही चेंग लनलन ने अटैक किया, उसी पल लियांग युए की तलवार बिजली की रफ्तार से निकली। चेंग ने उसे चकमा देकर वार मिस कर दिया, लेकिन वार इतना करीब था कि उसके कुछ पंख कट गए। लियांग युए का वार फेल हुआ और उसका शरीर सामने खुला पड़ा था। चेंग ने झपट्टा मारा और उसकी गर्दन पर हमला किया। लियांग युए ने खुद को बचाने के लिए एक हाथ आगे किया। उसका हाथ कट गया, पर उसी वक्त चेंग लनलन के शरीर में कुछ चुभा। एक तलवार उसकी पीठ चीरती हुई उसके सीने से निकल गई। वो अवाक रह गई। ये तलवार कहां से आई? असल में लियांग युए के हाथ में एक पतली सिल्क लाइन थी जो तलवार से जुड़ी थी। ची झोंग की पावर से उसने उस लाइन को कंट्रोल किया और दूर से तलवार को चलाया। मैं अभी ची से तलवार नहीं चला सकती, उसने कहा, पर लाइन को हवा से चला सकती हूं और तलवार को लाइन से। चेंग लनलन का अंत हो चुका था। उसकी बॉडी इंसानी रूप में जमीन पर गिरी, एक मरे हुए मांस के ढेर की तरह। लियांग युए ने लॉन्ग मिंग को समेटा और एक ही वार में चेंग लान लान का सिर काट दिया। जाहिर था कि झांग यी के साथ रहते रहते उसकी आदतें भी बदल गई थीं। अब वो दुश्मन को लेकर ज्यादा कॉशियस थी। उसने कंफर्म किया कि लान लान मरी जा चुकी है, फिर गहरी सांस ली। कॉम्बैट सूट का इंटेलिजेंट सिस्टम गैप रिपेयर कर रहा था और उसे हीमोस्टैटिक एजेंट्स ऑफ प्लाज्मा इंजेक्ट कर रहा था। लियांग युए ने अपना टूटा हाथ उठाया, लेकिन उसकी बॉडी लाइफ और डेथ के बीच की एक्साइटमेंट से कांप रही थी। चेंगलान लान ने कम्युनिकेशन कट कर दिया था, इसलिए अब लियांग को आराम से हीलिंग का मौका मिला। प्लान वही था, सारी ब्लेम सेंटीपीड पर डालनी थी। दूसरी तरफ बड़ा टोटोरो ज्वालामुखी की मिट्टी खोदता हुआ एक केव के अंदर घुस गया। तभी झांगी को एहसास हुआ कि इसके बड़े पंजे सिर्फ शो के लिए नहीं थे, डिगिंग में ये एक्सकवेटर से भी तेज था।
चारों लोग उसके बनाए टनल से अंदर जाने लगे। टोटोरो की एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। रास्ते में लीचांगो ने झांगी से पूछा, हुंदुन, ये पेट कहां से मिला? फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। उसमें तंज साफ था। झांगी ने कामली कहा, उठा लाया था। पोस्ट अपोकैलिप्स में हर तरह के म्यूटेटेड क्रीचर्स मिलते हैं। करीब 20 मिनट बाद एक अजीब सी रोशनी सामने दिखी। टोटोरो ने रॉक तोड़कर एक बड़ा सा होल बना दिया और उसमें गिर पड़ा। झांगी ने जल्दी से उसकी गर्दन की खाल पकड़ ली और सभी लोग उसके साथ अंदर पहुंच गए। आगे जो दिखा वो सबकी सोच से बाहर था। एक विशाल अंडरग्राउंड वर्ल्ड। वे हवा में लटके थे, नीचे हजारों मीटर की दूरी, और ऊपर नीले धुंध से भरी ग्लोइंग रॉक लेयर्स थी। ऑन रोरा जैसा नजारा। नीचे की जमीन ब्लैक और पर्पल क्रिस्टल से बना हुआ था, और वो क्रिस्टल किसी सर्किट बोर्ड जैसे सिमेट्रिकल फॉर्मेशन में थे, जिनमें पर्पल लाइट करंट्स बह रहे थे। शायद कोई पुराना मिस्टिक डिवाइस या फॉर्मेशन। बीचों बीच एक विशाल ब्लैक और पर्पल पिरामिड था, जिसकी चोटी पर 6 वॉयलेट डायमंड शेप क्रिस्टल लगे थे। वहीं हर दिशा से एनर्जी करंट्स कन्वर्ज हो रहे थे। जांग स्टन था। ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। 2 साल में कोई म्यूटेटेड स्पीशीज ये नहीं बना सकती। तभी टोटोरो ने आगे इशारा किया। झूम करके देखा तो उसी पिरामिड पर किंग इंसेक्ट चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ली चांगो चिल्लाया, मार डालो इसे। सभी उस तरफ भागे, क्योंकि क्रिस्टल से शायद एलियन पावर मिलती हो। ली चांगो ने 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस द्वारा से दूरी तय की और अटैक किया। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, पूरे ग्राउंड पर ब्लैक पर्पल पॉलीहेड्रन से वाइट ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर क्रीचर्स बाहर निकलने लगे। वे सैक्रेड जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरों में अजीब सी क्रुएल्टी थी। एक ने पर्पल एनर्जी कैनन से अटैक किया, जिसे ली चांगो ने काट दिया, लेकिन एक्सप्लोजन जबरदस्त था। इनकी पावर करीब 9,500 यूनिट्स लग रही थी, और तादाद हजारों में। तभी सब समझ गए, किंग इंसेक्ट ने उन्हें फंसाने के लिए ये ट्रैप रचा था। अब वह भाग चुका था, और ये क्रीचर्स तीनों ह्यूमंस पर टूट पड़े। झांगी ऊपर से देख रहा था। वो जानता था कुछ तो गड़बड़ है। उसने ली चांगो की कॉल भी इग्नोर की। नीचे सिर्फ मिस्टीरियस पर्पल ग्लो था, न सन न स्टार्स, बस कॉस्मिक सी रोशनी। झांगी ने सोचा, क्या अभी फाइट जरूरी है या ये जगह समझना ज्यादा जरूरी है? जवाब मिला, किंग इंसेक्ट को रोकना होगा, वरना युआनशी माइन चला जाएगा। वो तुरंत डायमेंशनल गेट से नीचे कूदा। हजारों स्पाइडर्स ने एनर्जी कैनन दागे, लेकिन वो सब एब्जॉर्ब हो गए। झांगी की डिफेंस ताकत इन मॉन्स्टर्स पर भारी थी, लेकिन उसे इन्हें मारने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत ज्यादा थे, और शेल भी बहुत हार्ड। नीचे तीनों फाइटर्स फंसे थे। किंग इंसेक्ट भाग रहा था, और पीछे झर जैसा कर्कश हंसी जैसा आवाज निकाल रहा था। ली चांगो जैसे तैसे आई एम गॉड्स विल से एक स्पाइडर को मार पाया, लेकिन बाकी बचे दोनों को लड़ने में काफी जोर लगाना पड़ रहा था। और झांगी अब भी ऊपर खड़ा देख रहा था, क्योंकि वो अब भी सोच रहा था, असल दुश्मन कौन है? झांगी एनर्जी कैनन्स के जाल को पार कर झोंग युए और टीम तक पहुंचा। किसी को इन मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। मैं गू चेन और एक और बंदे को लेकर ओवरलॉर्ड को मारूंगा। यही सेफेस्ट तरीका है। 2 बनाम 1 में जीत पॉसिबल है, पर 3 बनाम 1 में नो रिस्क। अंडरग्राउंड की कंडीशन अननोन है, इसलिए झांग ये कोई रिस्क नहीं लेगा। जोंग युए बोला, मुझे यहीं रहने दो, मैं इन्हें रोकूंगा, तुम लोग ओवरलॉर्ड को खत्म करो। उसकी डिफेंस एबिलिटी झांगी से कम, पर बाकियों से बेटर थी। हम जल्दी निपट कर लौटेंगे, पर मेंटल प्रिपरेशन रखो। झांगी ने गहराई से देखा। हंशांजुओ बोला, नहीं, मैं जेन युआनजी के साथ रुकूंगा, अकेले रिस्क बहुत बड़ा है। ये ह्यूमन फेस स्पाइडर स्टफ है, पर हाई लेवल डेल्टा से ज्यादा नहीं। फिर भी किंग इनसेक्ट इतना डर क्यों रहा है? झांग ये बोला, अगर तुम रुकोगे तो हम ओवरलॉर्ड को जल्दी नहीं मार पाएंगे। उसके पास अभी भी एनफ पावर है, इसलिए 3% टैक्टिक जरूरी है। झोंग युए मुस्कुराया, ज्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, मारना ही होगा। डिसीजन फाइनल हुआ। झांगी ने डायमेंशनल गेट खोला और ली चांगोंग हन शानजो के साथ उड़ गया।
भीड़ भी उसे रोक न सकी। उसकी सर्वाइवल स्किल्स अनमैच्ड थीं। उनके जाते ही जोंग यूए गर्जा। आह! मेसिव एनर्जी ब्लास्ट से हजारों ह्यूमन फेस स्पाइडर्स उड़ गए। उसका शरीर थिक येलो एनर्जी से ढका था, जो आर्मर और हथियार बन गई। हैवी आर्मर, शील्ड और गोल्डन हैमर के साथ वो एक फोर्ट्रेस लग रहा था। आओ, उसने शांत चेहरे से कहा। चारों तरफ स्पाइडर्स दीवार की तरह चढ़ रहे थे। जोंग यूए ने हैमर घुमाया। उसकी फाइट ब्रूटल थी, सीधी पर विनाशकारी। उधर झांग ही और टीम किंग इंसेक्ट के पीछे भागे। ओवरलॉर्ड ने पीछे मुड़कर एनर्जी कैनन फेंका। झांग ही ने ब्लॉक कर दिया। टेलीपोर्टेशन से वो 10 सेकंड में पहुंच गए। हंशानजो ने ओमन पावर से उसे स्लो किया। ली चांगोंग बोला, कायोस भेज दो। झांगी ने डायमेंशन गेट खोला। चांगोंग ने डिस्टेंस क्लोज कर दी। किंग इंसेक्ट को समझ आ गया वो हार रहा है। वो चीखा और अचानक एक ब्लैक पर्पल क्रिस्टल पिरामिड की ओर दौड़ा। ऊपर से सिंपल दिखने वाला पिरामिड, नीचे से 1000 मीटर ऊंचा था। एक गहरा माउंटेन, उसके चारों तरफ क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। झांगी बोला, इसका टारगेट वही है। चांगोंग बोला, जो भी हो उसे लेने नहीं देना। झांगी ने मॉडिफाइड कंपाउंड बो निकाली। एरो खींचते ही ब्लैक होल बना। एरो एक ब्लैक भाला बनकर निकला। किंग इंसेक्ट के पीछे घुसा। शेल फट गया। वो गिरा, फिर भी ऊपर चढ़ता रहा। झांग ही रुका रहा, परेशान नजरों से। चांगोंग बोला, तू चेज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जगह सिंपल नहीं लगती। हनशानजुओ बोला, तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा। वो उड़ गया। छांगोंग भी। तभी सब चौंक गए। जोंग यूं पहले से पिरामिड पर चढ़ चुका था। तीनों के चेहरे उतर गए। झांगी बोला, उसका रियल टारगेट वही चीज थी। अब क्लियर हो गया। शैंगजिंग डिस्ट्रिक्ट ने ये एक्सपीडिशन सिर्फ 2 म्यूटेंट्स के लिए नहीं रखी थी। असली टारगेट था पिरामिड का सीक्रेट। हनशानजुओ और चांगोंग भागे, पर झांगी रुका रहा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, पर मैं ग्रीडी नहीं हूं। वो जानता था शेंगजिंग के पास बड़ा बैकअप प्लान है। उसने पहले ही 2 इप्सिलॉन ओरिजिन ले लिए थे। लेकिन तभी सब बदल गया। ओवरलॉर्ड सबसे पहले ऊपर पहुंचा और 6 पर्पल क्रिस्टल्स की ओर देखा। जैसे ही उसने बाइट किया, एक झटके में वो नीचे गिरा। सीने में गहरा छेद। सब चौंक गए। ओवरलॉर्ड डेड। झांग ही की आंखें सिकुड़ गई। एक सफेद स्नेक जैसा क्रीचर उसका दिल खा चुका था। सिर्फ 4 से 5 मीटर लंबा, पर उसने एक ही वार में किंग इंसेक्ट को मार दिया। उसके सिर पर 2 बड़े सफेद फिन्स थे। स्पीड इतनी कि दिखा ही नहीं। बॉडी पर एक भी खून नहीं। झांगी के मन में वही श्रद्धा जागी जो ब्लैक आर्मर्ड क्रीचर को देखकर हुई थी। एक रहस्यमयी सांप जैसे जीव ने अचानक प्रकट होकर किंग इंसेक्ट को पल में मार डाला। झांगी और बाकी तीनों दंग रह गए। डर अब अपनी चरम सीमा पर था। चारों मिलकर भी ओवरलॉर्ड को हराना मुश्किल था, और ये जीव तो उसे एक झटके में मार चुका था। व्हाइट स्नेक ने आराम से इंसेक्ट का कोर खाना शुरू किया, मानो झांगी और बाकी लोग वहां मौजूद ही ना हो। इसकी उपस्थिति से डरकर ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर्स की फौज पीछे हटने लगी। झांगी के हाथ पांव ठंडे हो गए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग उठी। उसने बिना समय गंवाए डायमेंशनल डोर खोला और वापस भागने की कोशिश की। उसे पता था कि ऐसे एंटिटीज अपने नेस्ट से बाहर नहीं आते, बस किसी तरह छिनलिंग माउंटेन से बाहर निकलना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि वे 10 से 20 हजार मीटर जमीन के नीचे थे। जैसे ही वो भागने लगा, व्हाइट स्नेक की नजर उस पर पड़ी। सिर्फ एक नजर में उसकी दुनिया घूमने लगी। आसपास की रोशनी और शैडोज अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगे। डायमेंशनल डोर्स पार करते हुए भी एंट्रेंस करीब नहीं आ रहा था, बल्कि दूर होता जा रहा था। फिर झांगी को किसी की प्रेजेंस अपने पीछे महसूस हुई। एक ऐसी ताकत जो पूरी तरह उसे लॉक कर चुकी थी। अब भागने की कोई होप नहीं थी, बस फाइट टिल डेथ ही ऑप्शन था। उसने ट्रैकिंग ऑल थिंग्स एक्टिवेट किया और व्हाइट स्नेक को लॉक कर लिया। कम्युनिकेशन चैनल में उसने कहा, लड़ना पड़ेगा, मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद बच जाए। झांगी को पता था, अगर बाकी तीनों को साथ खींच लिया तो शायद भाग निकलने का मौका मिल जाए। जंगल में शेर से भागते वक्त बस इतना करना होता है कि किसी और को पीछे छोड़ दो।
जॉन्ग यूए को झांगी की चाल समझ आ गई, लेकिन अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। फिर उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। ऑल्टर पर रखे पर्पल क्रिस्टल तक पहुंचना था। उसे याद था कि पिछली बार अंडरग्राउंड आते वक्त उसे ये मिस्टीरियस क्रिस्टल नस्ल दिखा था, जिससे किंग इंसेक्ट की पावर एक महीने में 18,000 से 20,000 तक पहुंच गई थी। हुआशु किंगडम को टॉप पर लाने के लिए इस क्रिस्टल की जरूरत थी। दूसरी ओर व्हाइट स्नेक की नजर अब जॉन यूए पर थी। उसकी नजरों में ना गुस्सा था ना दया, बस सुपीरियोरिटी की झलक थी। झांगी को याद आया कि उसके पास गुआन लॉन्ग यूए का दिया कर्ज पपेट था, पर क्या वो इससे काम करेगा? व्हाइट स्नेक ने जॉन यूए को क्रिस्टल निकालते देखा, लेकिन क्रिस्टल हिला तक नहीं। फिर अचानक स्नेक का शरीर मुड़ने लगा और उसके अंदर से निकला एक सिल्वर हेयर्ड लड़का। स्नेक की खाल एक डीली सी चांदी की पोशाक बन गई। वो अब ह्यूमन फॉर्म में दिखने लगा। झांगी का दिमाग सुन्न हो गया। 20,000 मीटर अंडरग्राउंड कोई स्नेक ह्यूमन फॉर्म में बदल रहा था। व्हाइट स्नेक ने बिना झांगी की तरफ देखे बस एक स्वॉर्ड समन की और जॉन यूए का हाथ काट डाला। जॉन यूए दर्द से चीख पड़ा और उसका सुपर नेचुरल शील्ड भी टूट गया। लीचांगोंग ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका एडमेंटियम स्वॉर्ड टूट गया और वो खून थूकता हुआ गिर पड़ा। हानचांजू ने भी अपने क्रो फॉर्म में अटैक किया, लेकिन व्हाइट स्नेक ने बस एक फिंगर से उसका सिर फोड़ दिया। झांगी जान गया ये लड़ाई उनकी औकात से बाहर है। व्हाइट स्नेक ने झांगी की ओर देखा और एक वार किया, जिससे उसकी कई डायमेंशनल शील्ड्स चकनाचूर हो गई। आखिरी क्षण में झांगी ने पपेट निकाला और व्हाइट स्नेक की ओर फेंका। पपेट कट गया, लेकिन उसी समय चारों ओर ग्रे घोस्ट फॉग फैल गई और दो विशाल घोस्ट गॉड्स, ब्लैक और व्हाइट इम्परमेनेंस, प्रकट हुए। उन्होंने व्हाइट स्नेक को सोल चेन से बांध दिया। झांगी ने तुरंत कहा, चलो भागो। डायमेंशनल डोर खोलकर वो बाकी तीनों को लेकर ऊपर की ओर भाग निकला। घोस्ट्स की जंजीरों से व्हाइट स्नेक कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन उसने जल्दी ही दोनों चेन्स तोड़ डाली। झांगी को एहसास हो गया ये बस थोड़ी देर की रिलीफ थी, लेकिन तभी पिरामिड पर एनर्जी इकट्ठा होने लगी। व्हाइट स्नेक ने देखा और वापस लौट गया, क्योंकि पिरामिड की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी थी। उसने एक एक्सप्लोसिव एनर्जी को दबाकर कंट्रोल किया और तुरंत वहां से उड़ गया। झांगी और बाकी तीन किसी तरह एस्केप करने में कामयाब हुए। वो इंसेक्ट नेस्ट लौटे। सब घायल थे। हान शान जुओ तो मरते मरते बचा। झांगी ने जॉन यूए से गुस्से में पूछा, तूने किया क्या था? जॉन यूए ने हंसते हुए कहा, मैंने पिरामिड पर छोटा लव एंड डेथ गॉड रखा था। झांगी समझ गया, उसी वजह से व्हाइट स्नेक ने पिरामिड की रक्षा के लिए उन्हें छोड़ा। व्हाइट स्नेक ने उन्हें मारा नहीं, बस घायल किया। क्या वह इंसानों से जुड़ा है या उसे उनकी जान लेना जरूरी नहीं लगा? झांगी ने तुरंत कहा, चलो यहां से निकलो। अब दो आइप्सिलॉन सेंटीपीड्स मर चुके थे, बाकी को बाद में निपटा लेंगे। वो चारों इंसेक्ट नेस्ट से निकलकर अबिस पहुंचे। बाहर का युद्ध अब भी चल रहा था, लेकिन उनके साथी लीडर्स को देखकर हैरान रह गए। झांगी ने कहा, तुम इन्हें ले जाओ, मैं पीछे रहकर संभालता हूं। ली चांगोंग जान गया झांग ये कुछ फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इस बार वो उसका एहसान मानते थे। उनके मन में बस यही था, भले ही ये कुछ युआनशी और ले ले, बचा तो लिया। शेंगजिंग, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोग जल्दी एवैक्यूएट हो गए, क्योंकि उनका मैन जनरल सीरियसली इंजर्ड था। अब बैटलफील्ड जांगी और जियांगनान के दूसरों के हवाले था। हुआ हुआ बुरी तरह घायल थी। उसने 3 जायंट सेंटीपीड से लड़ाई की थी। अंकल यू, फैटी शू और डेंग शेंटोंग भी मुश्किल से बचे। ली यांग यांग की टाइमली हेल्प से फैटी शू को बचाया जा सका। झांगी के वापस आते ही सबको रिलीफ मिली। वह हवा में खड़ा सेंटीपीड्स की भीड़ को देख रहा था। उनकी क्वीन और किंग की मौत से वे पागल हो गए थे। झांगी ने हजारों डायमेंशनल गेट्स खोले। बहुत से सेंटीपीड्स अंदर घुस गए। बाकी ने दूर से अटैक किया, लेकिन झांगी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने अपनी उंगली से एक काला एनर्जी स्फीयर बनाया और एबिस की तरफ फेंका। पूरा एबिस एक ही झटके में खाली हो गया।
डेंग शेंटोंग समेत सभी स्टंट थे। झांगी की हर स्ट्राइक उन्हें डीप अंदर तक इंपैक्ट करती थी, पर झांगी को लगा कुछ मिसिंग है। लियांग यूए गायब थी। अंकल यू ने बताया वो एक सेंटीपीड को चेज करते हुए गई थी। तभी लियांग यूए गुफा से बाहर आई। उसका हाथ टूटा हुआ था। झांग ये तुरंत उसके पास पहुंचा। लियांग यूए ने धीरे से कहा, मैंने नॉर्थ वेस्ट के एक आदमी को मार डाला। झांगी ने बिना क्वेश्चन की कहा, ठीक किया। लियांग यूए ने बताया उसने बॉडी भी डिस्ट्रॉय कर दी और सब कुछ डिस्गाइज कर दिया। जो कियर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। झांग यी ने सबको जिंगवे की शैडो स्पेस में रेस्ट करने भेज दिया और खुद नीचे रिसोर्सेस कलेक्ट करने चला गया। वो युआनशी की वेंस और सेंटीपीड के कॉर्पसेस इकट्ठा करने लगा। कैप्टन लेवल सेंटीपीड्स में हाई एनर्जी थी जो दूसरों को बूस्ट दे सकती थी। तभी बिग टोटोरो वापस आया और जांगी को एक पर्पल क्रिस्टल ला कर दिया। ये वही आइटम था जिसे व्हाइट स्नेक बहुत इंपॉर्टेंट मानता था। जांग ये क्रिस्टल लेकर तेजी से निकल गया, लेकिन उसे फील हुआ कोई उसे देख रहा है, शायद व्हाइट स्नेक। अंडरग्राउंड में व्हाइट स्नेक वापस आया और उसने क्रिस्टल का दूसरा डुप्लीकेट ग्रूव में फिट कर दिया। एंशिएंट विल ने उससे कहा, हम उनके प्रोटेक्टर्स हैं, उन्हें मार नहीं सकते। व्हाइट स्नेक यानी बाई लॉन्गजी ने कहा, लेकिन डे ऑफ डिप्रेविटी नजदीक है। उसने ऊपर ह्यूमंस की दुनिया की ओर देखा। जांग इस सभी को लेकर सरफेस पर आया। बाहर की ठंडी हवा उसे सरप्राइजिंगली सेफ लगी। अंडरग्राउंड का डर कहीं ज्यादा था। सब लोग शॉक में थे, खासकर झांगी। शैडो स्पेस में सबने वही देखा जो उसने देखा था। सिर्फ यांग शिन काम थी। झांगी ने सबको वॉर्न किया, जो हुआ किसी को नहीं बताना, एस्पेशली फैटी शू। पर्पल क्रिस्टल की वैल्यू बहुत बड़ी थी और अगर किसी को पता चला तो दिक्कत हो सकती थी। आंट जो ने पूछा, वो स्नैकमैन क्या था? कोई डीमन? यांग शिनशिन ने बताया कि एंशिएंट लेजेंड्स में ऐसे स्नैक गॉड्स के जिक्र है, जैसे नुवा और फूशी। उसका मानना था कि अंडरग्राउंड बीइंग्स वही प्राचीन देवता हो सकते हैं जिन्हें कभी ह्यूमंस ने पूजा था। झांगी को ये थ्योरी रीजनेबल लगी, लेकिन उसे वो जायंट क्रीचर और व्हाइट स्नेक में फर्क महसूस हुआ। वो दोनों सेम नहीं थे। बाई लॉन्गजी एक सफेद सांप है जो इंसानी रूप में बदला है, लेकिन फॉग वैली में जो मॉन्स्टर था वो तो इंसानी हाथ पैर, भारी शरीर और लंबी पूंछ वाला था, बिल्कुल अलग। अंकल यू ने हैरानी से पूछा, अगर ये सच में वही एंशिएंट देवता हैं, तो हिस्ट्री से गायब होकर अंडरग्राउंड क्यों चले गए? झांगी ने कहा, शायद इसका कनेक्शन इस वर्ल्ड के एंड से हो। सभी सोच में पड़ गए। क्या देवता डेंजर से बचने के लिए जमीन के नीचे चले गए थे? यांग शिन ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, अगर उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो कुछ कर सकते थे। अगर ह्यूमंस को भी 20 साल पहले ये पता चल जाता तो भी हम ज्यादा लोगों को बचा सकते थे। झांग यी ने माथा दबाया, जब तक हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड से डायरेक्ट कांटेक्ट न करें, कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। फिलहाल वापस चलो, शेंगजिंग में शायद इस पर कुछ रिकॉर्ड मिले। इस मिशन में उन्हें बड़ी सक्सेस मिली। युआनशी के खजाने और पर्पल क्रिस्टल भी मिला, लेकिन फिर भी झांगी को गुस्सा दिखाना पड़ा ताकि कोई शक न करे। आखिर उन्हें भी तो यूज किया गया था। उन्होंने यांग शिनशिन और बाकी लोगों को बोला, मिथ और अंडरवर्ल्ड पर सारे हिस्टोरिकल डेटा अच्छे से स्टडी करो। सभी जिंगवेई की शैडो स्पेस में लौटे और फिर जांग यी स्नो ड्रैगन सिटी की तरफ निकल गया। उधर सभी फोर्सेस के एलियन लोग अपने घाव भरवा रहे थे। कई एप्सिलॉन्स तो बुरी तरह घायल थे। बाई लॉन्गजी के सामने कुछ नहीं कर पाए। हालांकि मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस्ड थी, लिम्ब्स तक रिजेनरेट हो सकते थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के एप्सिलॉन काफी नाराज थे। उन्हें लगा था ये आसान मिशन होगा, पर उन्हें धोखा दिया गया, खासकर ली चांगोंग, जिसे स्काई गॉड ऑफ वॉर चेंग लनलान की मौत ने तोड़ दिया। वो उसकी प्रेमिका थी। शेंगजिंग को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। अब वो ये बात ऐसे नहीं छोड़ेंगे। झांगी गुस्से से भरा हुआ जोंग युए के पास गया और चिल्लाया, जैन युआनची, बाहर निकलो। लॉन्गमिंग गार्ड्स ने उसे रोका, पर वो रुका नहीं। चोंग युए,
जो अब भी इलाज करवा रहा था, बाहर आया। झांगी ने कहा, हमें ऐसी जगह भेज दिया जहां हम मर सकते थे। कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? ली चांगोंग और हान शानजुओ भी पहुंच गए। तीनों ने जोंग युए पर दबाव डाला। जोंग युए ने माफी मांगी, कहा, हमें अंदाजा नहीं था ये सब होगा। मैं खुद साथ गया, इसका मतलब मैं भी अनअवेयर था। हालात समझ में आने लगे। जोंग युए ने बताया कि उन्होंने पहले अंडरग्राउंड की हल्की झलक देखी थी और सोचा था वहां बस सेंटीपीड्स का घोंसला है, पर अब पता चला वो जगह कहीं ज्यादा खतरनाक है। झांग यी ने पूछा, पर क्या सच में शेंगशिंग को ज्यादा जानकारी नहीं थी? जोंग युए बोला, आपको लगता है हमारे पास सब कुछ है? हमारे 3 इप्सिलॉन अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर है। उन्होंने समझाया कि सेंटीपीड क्लैन की वजह से वो गहराई में नहीं जा सके। अगर वो सतह पर सरवाइव कर सकते तो बहुत पहले ही युआनशी माइन हमसे छीन लेते। चांगी को तब एक बात समझ आई, शायद यही क्रिएचर्स सतह पर नहीं आ सकते, इसलिए ह्यूमन से टकराव नहीं हुआ। लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड ने सब बदल दिया। उधर ली और हान ने कंपनसेशन की डिमांड रखी और अंडरग्राउंड रिसर्च डेटा भी मांगा। जोंग युए ने कहा, काफी ऑकल्ट मटेरियल पहले ही बर्न हो चुका है, कुछ तो फॉरेन मैन्यूस्क्रिप्ट से लेना पड़ता है। सबने सोचा, अगर अंडरग्राउंड क्रिएचर्स का पास्ट जानना है तो पुरानी हिस्ट्री खंगालनी होगी। झांग यी और बाकी लोगों ने शेंगजिंग से और कंपनसेशन की मांग रखी। एलियन इंसेक्ट की ओरिजिन एनर्जी को लेकर भी बात हुई। जोंग युए ने पर्पल क्रिस्टल पर फोकस किया था, पर अब उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चिंचिकोंग ने सभी को शेंगजिंग बुलाया ताकि आगे की बात हो सके। इधर वुयो वैली में लॉन्गमिंग गार्ड्स को निगरानी में रखा गया। खतरा सेंटीपीड से नहीं, अंडरग्राउंड वर्ल्ड के डिस्टरबेंस से था। जांगी को टेंशन थी, क्या बाइलोंगजी उस पर अटैक करेगा? पर आधे दिन बाद सब शांत था। झांगी को ली और हान ने मिलकर कहा, अब यूनाइटेड रहना है। किसी ने भी कंप्रोमाइज किया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। झांगी ने हामी भरी। दोनों अब उसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे, उसकी स्ट्रेंथ और लाइफ सेविंग पावर की वजह से। झांगी जियांगनान रीजन की रेस्ट एरिया में लौटा। सभी एलियंस को रिलैक्स करने दिया गया। वापसी में उसने देखा, फैटी शू और ली यांग साथ बैठे हैं, हाथ थामे हुए, प्यार में खोए हुए। ली यांग की आंखों में मोहब्बत और फैटी शू के चेहरे पर दीवानगी थी। सुनने में अजीब लगता है, पर ली यांग ने एबिस में उन्हें कई बार बचाया। अब सभी उसे पसंद करने लगे हैं, यहां तक कि डेंग शेंतोंग और अंकल यू भी। डेंग ने कहा, शायद सुनने में अजीब हो, पर वो फैटी शू से सच्चा प्यार करती है। झांग ही दूर खड़ा रहा, कुछ देर सोचकर हल्की सांस ली। उफ, कभी कभी छोटा दर्द लंबी तकलीफ से बेहतर होता है। फैटी शू और ली यांग की हालत देखकर अब बात करनी जरूरी थी। खां खां, उसकी आवाज सुनते ही दोनों ने देखा। ली यांग थोड़ा शर्मा गई। सरकाउस, फैटी शू मुस्कुराया। बॉस, आप लौट आए। झांगी ने कहा, फैटी शू, जरा इधर आओ, बात करनी है। फैटी शू ने ली यांग को देखकर हिम्मत से कहा, बॉस, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। झांगी ने पूछा, तय कर लिया, शेंगजिंग में ही रहोगे? फैटी शू ने कहा, बॉस, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या आप शेंगजिंग से उसके लिए बात कर सकते हैं? झांगी समझ गया कि शेंगजिंग अभी उस पर कर्जदार है। मौका अच्छा है। ठीक है, झांगी ने बिना रुके जवाब दिया, जिससे फैटी शू चौंक गया। फैटी शू की आंखों में आंसू आ गए। बॉस, आप तो बहुत अच्छे हैं। फिर बोला, अब उसे भी बुला लूं, आखिर वो भी आपको भाई कहेगी। ली यांग थोड़ी घबराई, लेकिन आई। झांग यी ने फैटी को दूर भेजा और कहा, मैं उससे अकेले बात करूंगा। फिर उसने ली यांग से कहा, अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ली यांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद थी। वह फैटी शू के पास लौटी। चुन ले, कुछ बताना है। फैटी शू ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें चाहता हूं। ली यांग ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, धन्यवाद, तुमने समझा। लेकिन तभी फैटी शू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका हाथ किसी ऐसी जगह था जो एक लड़के की होती है। ली यांग का चेहरा लाल हुआ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
फैटी शू के चेहरे से रंग उड़ गया। वो चिल्लाया, आ! झांगी दूर से सब देख रहा था और अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। फैटी, कभी उसका एडम्स एप्पल देखा था? ली यांग यांग दरअसल लड़का था। फैटी शू पागलों की तरह भागा। झांग ही ने उसे एक कोने में पाया जहां वो बैठा बड़बड़ा रहा था। बॉस, गलती हो गई। मैं कैसे सोच बैठा कि कोई इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे प्यार कर सकती है। झांग ही बोला, देखा, यही होता है जब तुम खुद को नहीं पहचानते। ऐसी लड़की नहीं लड़का तुमसे प्यार करे। फैटी शू रोने लगा। इंटरनेट पे देखना ठीक है, असली में मिले तो हॉरर मूवी जैसा लगता है। झांगी ने समझाया, देखो, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। सोच लो, अभी वक्त है, चाहो तो मैं जाकर बात कर लूंगा। फैटी शू ने पूछा, बॉस, आप होते तो लड़का चुनते या लड़की? झांगी हंसा, भाई, मेरी तो बीवी है। फिर बोला, जल्दी फैसला करो, हमें वापस जाना है। अगले दिन सब शेंगजिंग लौटे। लियांग यांग चुप था। फैटी शू से दूरी बना ली। सबको मजा आ रहा था। अंकल यू बोला, सच्चा प्यार जेंडर नहीं देखता। झांग ये बस हंस रहा था। उसे फैटी शू की हालत पर मजा आ रहा था। शेंगजिंग पहुंचते ही वहां के बड़े अधिकारी स्वागत में आए। फिर हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें झांग यी ने शेंगजिंग पर गुस्सा जताया। कहा, किंशुआई, इस बार आपने हमें मरने भेज दिया। इतनी बड़ी गलती माफ नहीं हो सकती। झांगी के गुस्से पर किन ची कुंग मुस्कुराए बिना ना रह सके। गलती मेरी थी और क्या कह सकता हूं। हमने कुछ नहीं छुपाया। मैं अपनी मिलिट्री रैंक की कसम खाता हूं। मैं देश के पिलर्स को नुकसान पहुंचाकर दुनिया की नजरों में गिरने का रिस्क नहीं ले सकता। उनकी बात सुनकर झांगी, ली चांगोंग और हान शांजुओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। सोचने पर बात सही लगी। हुआशू स्टेट भले 6 हिस्सों में बंटा हो, पर है तो वन ही। किसी भी रीजन का एक टॉप लेवल म्यूटेंट खोना पूरे देश के लिए नुकसान है। किंचिकुंग जैसे बड़े कमांडर के लिए ये कोई समझदारी नहीं होती। ली चांगोंग ने पूछा, हमने अंडरग्राउंड में जो अमेजिंग चीज देखी, क्या शैंगजिंग को उसका कुछ पता नहीं? किन ने सिर हिलाया। वो चीज 20,000 मीटर नीचे है। हमारी टेक वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। हाँ, पुराने डॉक्यूमेंट्स में कुछ अंडरग्राउंड क्रीचर्स के बारे में लिखा है, पर मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जलकर डैमेज हो चुकी है। ली चांगोंग बोले, शेंगजिंग की 506 रिसर्च इंस्टीट्यूट तो मिस्टिसिज्म पर काम करती है। क्या आप उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? झांगी चौंक गए। उन्होंने इसके बारे में ऑनलाइन कुछ सुना था। ये ऑर्गेनाइजेशन हाफ ए सेंचुरी पहले बनी थी ताकि ह्यूमन पावर्स और मिस्टीरियस चीजों पर स्टडी की जा सके। शायद गवर्नमेंट को पहले से इन मिस्टीरियस बीइंग्स का पता था। किन चीकुंग ने कहा, 606 इंस्टीट्यूट है तो सही, लेकिन मिस्टिसिज्म में ज्यादा डीप रिसर्च नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। उन्होंने माना कि बहुत सी इंफॉर्मेशन या तो डैमेज हो गई या फॉरेन रेयर बुक्स में छुपी हुई है। झांगी बोले, चिनलिंग के नीचे की अंडरग्राउंड वर्ल्ड बहुत बड़ी है। सिर्फ शैंगजिंग इसे अकेले नहीं हैंडल कर सकता। हमें भी रिसर्च में इन्वॉल्व किया जाए। किन ने तुरंत हामी भरी, जरूर युआनशी, माइंस एंड रिसर्च आपके साथ शेयर की जाएंगी। तीनों को 30% युआनशी और 2 रेयर बीस्ट ओरिजिन्स मिलनी थी। मदर वर्म और किंग वर्म की हाफ ओरिजिन। पर डिवीजन में प्रॉब्लम थी। युआनशी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, पर ओरिजिन स्ट्रेंथ बढ़ाती है। झांग यी को युआनशी ज्यादा यूजफुल लगी क्योंकि वो जान चुके थे कि माइंस असल में 10 टाइम्स बड़ी है। ली चांगोंग बोले, मैं युआनशी छोड़ता हूं, मुझे ओरिजिन चाहिए। हान शांजुओ बोले, मुझे भी ओरिजिन चाहिए। एक को तो छोड़ना ही होगा। झांग यी ने डेलिब्रेटली कुछ नहीं कहा ताकि दोनों अनकंफर्टेबल हो जाएं। आखिर में जब तीनों ही ओरिजिन चाहते थे, झांग यी ने लाइटली हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग रख लो ओरिजिन, मैं युआनशी ले लूंगा। ली और हान ने साइन ऑफ रिलीफ ली, क्योंकि ओरिजिन अभी झांग यी के पास ही थे और अगर फाइट होती तो वो हारते। डिसीजन हो गया, झांग यी को युआनशी माइंस का 30%, बाकी 2 को ओरिजिन। पर सभी के माइंड में अंडरग्राउंड वर्ल्ड को लेकर कंसर्न थी। बाई लॉन्गजी जैसा पावरफुल बीइंग वहां है जो किसी भी चारियट लेवल म्यूटेंट को इंस्टेंटली किल कर सकता है। कोई वहां रिटर्न करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा।
सब लोग रिटर्न हो गए अपने अपने रीजन को। जांग ये भी जियांगन लौटने को रेडी थे, साथ में वो मिस्टीरियस पर्पल क्रिस्टल भी लेकर जो टोटरो ने उन्हें दिया था। इसका सीक्रेट वो अब अनराइवेल करना चाहते थे। शेंगजिंग ने भी एंशियंट रिकॉर्ड्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स पर की गई रिसर्च उन्हें दी। जांग यी ने ये सारी फाइल्स यांग शिनशिन को हैंडओवर कर दी। उन्होंने कहा, लगता है अंडरग्राउंड वाले हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं। यांग शिनशिन मुस्कराई। शायद अगर नाग गॉड्स असली थे तो वर्ल्ड की माइथोलॉजीज में स्नेक ह्यूमन गॉड्स की स्टोरीज भी ट्रू हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन बहुत है, वो ग्राउंड के नीचे क्यों रहते हैं और इतने ईयर्स में उनके बारे में इतनी कम इंफॉर्मेशन क्यों मिली? झांगी ने कहा, मैंने सोचा था मैं अब काफी स्ट्रांग हूं, पर इन सब चीजों ने फिर से फियर पैदा कर दिया है। यांग शिनशिन ने जवाब दिया, तो फिर और स्ट्रांग बनो। फियर हमेशा स्ट्रेंथ की कमी से आता है। झांगी मुस्कुराए, ठीक कहा, चलो अब रिटर्न करते हैं। झांगी और यांग शिनशिन घर लौटे और सबको बताया कि अब तियानहाई सिटी वापस जाने की तैयारी करे। केचान, ये युआन शिओरे तुम्हें सौंपता हूं। ये नया एनर्जी सोर्स है जो तुम्हारे मेका और लार्ज वेपन्स के रिसर्च में काम आएगा। झांग यी ने लू केरन की तरफ देखा। अब उसकी ताकत बढ़ाने के दो रास्ते थे। आध्यात्मिक ओरिजिन बहुत रेयर है, इसलिए टेक वाला रास्ता सही रहेगा। उसे लू केरन के आइडियल ह्यूमनॉइड मेका से काफी उम्मीद थी। थर्मल हथियार गायब नहीं होंगे, बस इवॉल्व हो जाएंगे। लू केरन की आंखों में जोश था। उसने कहा, भाई चिंता मत करो, अब मेरी मेका जल्दी तैयार होगी। वहीं सोफे पर बैठे डेंग शेनतोंग ने कहा, इस बार तुम्हें युआन शिओरे का 30% हिस्सा मिला है। तियानहाई के लिए इतना काफी है। डील करनी है। झांग यी ने कहा, आधा हिस्सा जू झेंग को वादा किया था, बाकी बचा है, पर तुम क्या ऑफर करोगे? डिंग बोला, हमारी जेनेटिक दवा की टेक्नोलॉजी पूरे हुआशु देश में बेस्ट है। मैं तुम्हारे लिए एलियन आर्मी बना सकता हूं। असल में एपोक्लिप्स के शुरू से ही इंसानों को म्यूटेट करने की टेक्नोलॉजी थी। अब तो दुनिया में सुपर ह्यूमन आर्म्स रेस चल रही है। डेंग की कंपनी इसमें सबसे आगे है। किसी ने कहा कि डेंग शेनतोंग की पावर इंडेक्स सिर्फ 9500 है। मजाक मत करो, एक रिच किड को इतना स्ट्रांग बनाना भी मिरेकल है। अगर वो लाइफ स्पैन की परवाह न करे तो 9800 से 9900 तक जा सकता है। बाकी म्यूटेंट्स जैसे बियान जुनवू, ली लॉन्ग या लू हुआंग की हालत देखो, सब में खतरे हैं। झांगी ने पूछा, यील्ड रेट कितना है? डिंग ने कहा, जनरल टेक्निक में सक्सेस रेट 30% है। मतलब 3 में से एक म्यूटेंट सरवाइव करेगा और तेजी से ग्रो करेगा। झांगी ने कहा, हमारी पॉपुलेशन अभी बस 10,000 है, इतने लोग नहीं दे सकते। डेंग बोला, हुआशु देश में लोगों की कमी नहीं है, जीने की उम्मीद चाहिए लोगों को, मरने से तो बेहतर है म्यूटेंट बनना। पर झांगी को इतना पॉपुलेशन नहीं चाहिए था। लोअर लेवल म्यूटेंट्स टॉप लेवल बैटल्स में काम नहीं आते। ब्लिजार्ड, सिटी को ऑर्डर कंट्रोल करने दो, मुझे ये सब पावर की पॉलिटिक्स पसंद नहीं। डेंग ने अफसोस से कहा, काश मैं तुम्हारी तरह केयरफ्री हो पाता, वरना मैं तो किंग ऑफ जियांगनान बन जाता। झांग यी ने जवाब दिया, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। फिर बोला, युआनशी, ओरे का थोड़ा हिस्सा तुम्हें दे सकता हूं। डेंग खुश हुआ, लेकिन पूछा, अगर जेनेटिक टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? झांग यी मुस्कुराया, इन्वेस्टमेंट। वो डेंग की कंपनी में शेयर लेना चाहता था ताकि फ्यूचर बायोटेक में उसका भी हिस्सा हो। डेंग शेंतोंग ने कहा, मुझे अपने अंकल से बात करनी होगी। बात की गई और डेंग युआनबो ने डील मंजूर कर ली। उन्होंने कहा, हमें झांग यी की जरूरत है, उसे हमारी नहीं। अगर वो हमारा शेयर होल्डर बन जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा सहारा होगा। युआनशी, औरे का इतना हिस्सा देना कोई घाटे का सौदा नहीं था, बल्कि एक समझदार इन्वेस्टमेंट थी। झांग यी ने हमेशा डेंग फैमिली का साथ दिया था, अब रिटर्न देने का मौका मिला। डेंग शेनतोंग ने झांगी से कहा, डेल्टा लेवल तक की सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। झांगी ने हाथ मिलाया, खुशी हुई पार्टनरशिप करके। इस मिशन में
सबसे ज्यादा फायदा झांग यी को हुआ, लेकिन बाकी की भी स्ट्रेंथ बढ़ी। फैटी शू उदास था, कमरे में बंद था। उसे पता था ली यांग यांग की वजह से वो परेशान है। झांग यी ने उससे बात की। कम से कम जवाब तो दो उन्हें, ये बेसिक कर्टसी है। फैटी कुछ नहीं कह सका। झांग यी ने कहा, फैसला तुम्हारा है, पर टाइम ज्यादा नहीं है। शेंगजिंग छोड़ने से पहले किन चीगोंग ने उसे बुलाया। सेंटीपीड का खतरा खत्म हो गया है, पर अंडरग्राउंड की रहस्यमयी ताकत अभी भी एक सवाल है। अब जब तुम लोगों के पास 30% हिस्सा है, तो माइनिंग में हिस्सा भी लेना पड़ेगा। झांग यी ने हामी भरी। हम लोग भी मैन पावर भेजेंगे और अंडरग्राउंड थ्रेड शॉर्ट टर्म में एक्टिव नहीं होगा। किन ने पूछा, ऐसा क्यों मानते हो? झांग यी ने कहा, वो व्हाइट स्नेक हमें मार सकती थी, पर उसने सिर्फ डराया। शायद माइनिंग उन्हें पहले से पता है, पर वो रिएक्ट नहीं कर रहे। किन ने सहमति जताई, बात तो सही है, पर रिस्क लेना जरूरी है। जो माइनर्स भेजे जाते हैं वो तो म्यूटेंट भी नहीं बन सकते। उनकी जान के बदले ओरे मिले तो फायदा ही है। झांगी को ये कोल्ड लॉजिक सुनकर हैरानी नहीं हुई। एपोक्लिप्स में सॉफ्ट लोग जिंदा नहीं रहते। झांगी ने मजाक में पूछा, क्या उनकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट पैदा हो सकते हैं? किन ने कहा, मामूली लोग मामूली बच्चे पैदा करते हैं। पावरफुल म्यूटेंट की संतान में ही ताकत होती है। लोअर क्लास को जिंदा रखना जरूरी है, हम एलियंस को सर्व करने के लिए। बाकी बोझ है। युआनशी खदान की खुदाई जारी रहेगी। झांगी ने पहले ही सोच लिया था कि वहां निगरानी के लिए किसी को भेजा जाएगा। साथ ही जांगनान क्षेत्र से भी कोई भेजा जाएगा, ताकि बंटवारे में कोई चालबाजी न हो। इन बातों के बाद झांगी ने किन चिगोंग से विदा ली और जांगनान लौटने की तैयारी की। घर लौटते समय उसने देखा कि बर्फीले इलाके की पारंपरिक पोशाक में दो सुंदर महिलाएं बाहर खड़ी थीं। वे पाजी गेसांग की नौकरानियां थीं, उम्र में जवान और खूबसूरत, जो उनके पर्सनैलिटी से एकदम उलट थीं। उन्होंने झांग यी को झुककर कहा, हुजूर हंदुन, हमारे मालिक ने आपके लिए एक सेलिब्रेशन डिनर रखा है, हमें आपको बुलाने भेजा है। झांगी को याद आया कि कहीं न लिंग जाने से पहले पाजी गेसांग ने डिनर की बात की थी, पर वो भूल गए थे। मैंने सोचा था वो बस फॉर्मल बात कर रहे हैं। झांगी मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या मैं अपने फैमिली को भी ला सकता हूं? नौकरानियों ने तुरंत हामी भरी। बिल्कुल, सभी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए इनविटेशन है। झांगी ने सबको बुलाया और बताया कि पाजी गेसांग ने डिनर रखा है। सबने ज्यादा हैरानी नहीं जताई। झांग यी की पावर और स्टेटस अब ऐसे हैं कि लोग नेचुरली फेवर करना चाहते हैं। जौकेर ने झांग यी का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, चलो, डिनर पार्टी ही तो है। झांग यी बोले, पाजी लोदान जो उनका शेफ है, वो गौरमे टाइप एलियन है। उसका खाना तो स्टेट बैंकेट से भी अच्छा होता है। नौकरानियों की अगुवाई में सभी साउथ वेस्ट रीजन की टेम्पररी रेसिडेंस पहुंचे। दरवाजे से ही खाना पकने की शानदार खुशबू आ रही थी। यांग शिनशिन की गोद में बैठी हुआ हवा भी सुगंध सूंघकर आंखें बड़ी करके देखने लगी। थोड़ी ही देर में मोटा पाजी गेसांग हंसता हुआ आया और बोला, हुजूर हंदुन और आपके साथ आए सभी प्रियजन, वेलकम है। झांगी ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और कहा, इतने अच्छे खाने के लिए हमें आपका थैंक यू करना चाहिए। अंदर जाने पर देखा गया कि वहां की लड़कियां परंपरागत कपड़ों में थीं, लेकिन उनके नीचे से हाईटेक कॉम्बैट सूट्स की झलक मिल रही थी। फेटी शू को दो लड़कियों ने कोट उतारने में मदद की। वो शर्मिंदा हुआ, लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि ली यांग यांग के आगे ये कुछ नहीं। टेबल पर खाना सज चुका था। खुशबू और प्रेजेंटेशन से ही सबका मुंह पानी पानी हो गया। पाजी गेसांग ने अपने हाथों से जौ की शराब सबको परोसी और कहा, यह बर्फीले इलाके की सबसे स्पेशल ड्रिंक है। झांगी को थोड़ी हिचक हुई, लेकिन उसने भी पी लिया। आखिर उनके फैमिली में सब डेली एंटीडोट लेते हैं। डिनर के दौरान पाजी गेसांग ने अपने इलाके की बातें की, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं गए। बस कुछ बातों से ही झांग यी को स्नो रीजन की रहस्यमयता का अंदाजा हो गया। तभी यांग शिनशिन ने पूछा, क्या सेमेट्री फॉरेस्ट के गार्डियन, जो हर जनरेशन में रीइंकार्नेट होते हैं,
वो सच में बिना पढ़े ही किंग गेसर की कविता सुनाते हैं। पाजी गेसांग ने गंभीरता से हामी भरी। हाँ, ये सच्चाई है। यहीं से रीइंकार्नेशन का पता चलता है। फिर उन्होंने किंग गेसर की स्टोरी सुनाई। 2000 साल पहले स्नो प्लेटू को एक डेमोनिक किंगडम ने जकड़ लिया था और गेसर ने डिवाइन आर्मी के साथ उन्हें हराया और एक महान राज्य बनाया। झांगी ने तुरंत उस डेमोन किंगडम को फॉग वैली के एबिस और कैनलिंग की मिस्टीरियस स्नेक रेस से जोड़ दिया। पाजी गेसांग ने फिर कहा, हर साल प्लेटू कैलेंडर के पहले महीने में हम छुआन झाओ धर्म सभा करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इनवाइट कर सकता हूं। झांगी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। अगर हम जाएंगे तो जरूर कांटेक्ट करेंगे। खाना खत्म हुआ और पाजी ने कोई स्पेशल बात नहीं की तो झांगी को लगा कि वह सिर्फ क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन जाते समय उनका बॉडीगार्ड सोलांगदेजी एक ब्लैक मेटल बॉक्स लेकर आया। पाजी गेसांग ने बॉक्स खोला, फिर उसमें से एक पुराना वुडन बॉक्स निकाला और फिर उसमें से एक पीला पार्चमेंट स्क्रॉल झांग यी को दिया। झांग यी ने पूछा, ये क्या है? पाजी बोले, ये 1000 साल पुरानी किंग गेसर की कविता का फ्रैगमेंट है, एकदम ओरिजिनल कॉपी।